फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता सतपुड़ा के घने जंगल और इनकी दूसरी कविता है गीत फरोश। ये दोनों ही कविताएं हमारे यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के सिलेबस में लगी हुई है। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म कब हुआ। 1913 ईस्वी और इनकी मृत्यु हुई 1985 ईस्वी। ये अपने आप को गांधी जी का बेटा भी बोलते हैं। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। और भवानी प्रसाद मिश्र जी जो है हमारे दूसरे तार सप्तक के प्रमुख कवि भी माने जाते हैं। इनकी एक रचना है इद्म नमम, जो इनका काव्य संग्रह है। इसी नाम से इद्म नमम नाम से ही मैत्री पुष्पा का एक उपन्यास भी है, तो ये बात हम याद रखेंगे। अब जो है सतपुड़ा के घने जंगल कविता का समय क्या है, 1939 ईस्वी। लेकिन अगर हमें से ये पूछा जाए कि ये कौन से काव्य संग्रह में संकलित है, तो ये गीत फरोश काव्य संग्रह में संकलित है, जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1956 ईस्वी। तो कविता का प्रकाशन वर्ष पूछा जाए तो 1939 ईस्वी, और कौन से काव्य संग्रह में संकलित है, तो गीत फरोश 1956। अब हम चलते हैं कविता की तरफ। कविता सतपुड़ा के घने जंगल। यहाँ पर सतपुड़ा का अर्थ है कि 7 पहाड़ों से घिरा हुआ जंगल। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर कवि जो है जंगल में रहने वाले लोगों के संघर्ष का वर्णन करते हैं, उनकी चुनौतियों का वर्णन करते हैं। और दूसरी तरफ जो ये कविता हमारी आज़ादी के समय लिखी गई थी, मतलब हमारा जो देश आज़ाद होने वाला था तो वो समय चल रहा था, तो जो आम जनमानस था जो देश की आज़ादी में भाग नहीं ले रहा था, उनको जगाने का काम भी यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र जी कर रहे हैं। सतपुड़ा के घने जंगल। नींद में डूबे हुए से, कि जो ये सतपुड़ा के घने जंगल है नींद में डूबे हुए से लगते हैं। ऊँघते अनमने जंगल, मतलब जब हम नींद में होते हैं तो हमारी आंखें खुलती है तो हम एकदम ऊँघते हुए से भी नजर आते हैं। झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आँख मीचे, कि यहाँ पर जो झाड़ है ऊंचे नीचे वो भी चुपचाप आँख मीचे खड़े हैं। घास चुप है काश चुप है, मूक साल पलाश चुप है, बन सके तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें। यहाँ पर कवि जो है हमें चुनौती दे रहे हैं कि ये जो जंगल है कितना संघर्ष से भरा हुआ है। चुनौती दे रहे हैं कि अगर आप में हिम्मत है तो इनके अंदर जाके देखो जिनमें हवा तक नहीं जा पाती। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। सड़े पत्ते गले पत्ते, हरे पत्ते जले पत्ते, कि जब हम वन के अंदर प्रवेश करते हैं, हम जाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या मिलता है, सड़े पत्ते गले पत्ते, कहीं हरे पत्ते कहीं जले पत्ते। वन्य पथ को ढक रहे से पंख दल में पले पत्ते, पंख दल मतलब कीचड़ में पले हुए पत्ते। चलो इन पर चल सको तो, दलो इनको दल सको तो, ये घिनौने घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। अटपटी उलझी लताएं डालियों को खींच खाए, कि जो जंगल में जो लताएं होती है अटपटी उलझी, वो पेड़ों की तरफ कैसे मतलब लिपटी रहती ना, कि वो उनकी डालियों को भी खींच कर खा जाती है। पैरों को पकड़े अचानक प्राण को कस ले कपाए, कि अगर हम वहाँ से बिना देखे ऐसे जा रहे हैं तो वो हमारे पैरों को भी पकड़ सकती है अचानक से, इतनी अटपटी जो लताएं हैं वहाँ पर है। सांप सी काली लताएं, बला की पाली लताएं, लताओं के बने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। अब यहाँ पर हमारा सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि कौन से जानवर का जिक्र आया, तो सांप का जिक्र आया कि सांप किसी काली लताएं। उसके बाद आया मकड़ी का जिक्र, मकड़ियों के जाल मुंह पर और सिर के बाल मुंह पर, मच्छरों के दंश वाले। उसके बाद आया हमारे मच्छर, सबसे पहले सांप फिर मकड़ी फिर मच्छर। हम इनको याद रखेंगे क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन बन रहे हैं तो हमारे ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं, कौन से पक्षी का नाम आया है, किस जानवर का नाम आया है, पंक्तियों का क्रम पूछ रहे हैं, तो हम याद रखेंगे कि सबसे पहले कौन से जानवर का नाम है, उसके बाद किस जानवर का नाम आया है। दाग काले लाल मुंह पर बात झंझा वहन करते, मतलब मच्छरों के बारे में बता रहे कि अगर ये इतने हमारे काट लेते हैं मच्छर तो दाग काले लाल मुंह पर बन जाएंगे। बात झंझा वहन करते, चलो इतना सहन करते, कि यहाँ पर जो तेज हवा तूफानी हवा चलती है उनको वहन करते, चलो इनको सहन करते। कष्ट से ये सने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। अजगरों से भरे जंगल, अब देखो किसका जिक्र आया है, अजगर का जिक्र आया है। अगम गति से परे जंगल, साथ साथ पहाड़ वाले,
बड़े छोटे झाड़ वाले, शेर वाले बाग वाले, अब उसके बाद आया शेर वाले बाग वाले, गरज और दहाड़ वाले, कंप से कनकने जंगल। देखिए जब शेर और बाघ का जिक्र आया तो जब वो गरजते हैं दहाड़ते हैं तो उनकी गर्जना और दहाड़ से जो है जंगल भी कांपने लगता है। कंप से कनकने जंगल, नींद में डूबे हुए ऊँघते अनमने जंगल। अब यहाँ तक हमारा जो है कवि संघर्ष का वर्णन कर रहा था। अब इनके अंदर जो जीवन भी है कि उसका जिक्र आएगा यहाँ पर। अब संघर्ष जो है समाप्त हो चुका है। अब आनंद का वर्णन, उल्लास का वर्णन कवि कर रहे हैं। इन वनों के खूब भीतर चार मुर्गे चार तीतर, कि इन वनों के खूब भीतर चार मुर्गे चार तीतर। अब मुर्गे और तीतर का भी जिक्र आया तो ये इन जानवर के नाम भी हमें याद रखने हैं। पाल कर निश्चित बैठे विजन वन के बीच बैठे, मतलब इतनी जो संघर्ष के बावजूद भी जो है लोग इन वनों में रह रहे हैं और इनके खूब भीतर जीवन यापन कर रहे हैं। कवि यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं। झोपड़ी पर फूस डाले, गोड़ तगड़े और काले। देखो गोंड लोग हैं जो वो किस प्रकार से है, उनकी क्या क्वालिटी बताई गई कि वे तगड़े और काले होते हैं। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी बना हुआ हमारा PYQ कि गोंड की जो सतपुड़ा के घने जंगल है वहाँ पर किस जनजाति के लोग रहते हैं, तो गोंड जनजाति के लोग रहते हैं। अब यहाँ पर किस त्योहार का जिक्र आया, तो होली का जिक्र आया है। जबकि होली पास आती सरसराती घास गाती। अब यहाँ पर घास भी गा रही है। पीछे हमें बताया गया था कि घास चुप है, काश चुप है, मूंग साल पलाश चुप है, कि सब लोग चुप है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सरसराती घास गाती और महुए से लपकती। अब फूल का भी जिक्र आया है, महुए से लपकती, तो ये भी हम याद रखेंगे। मत करती बास आती, गूंज उठते ढोल इनके, गीत इनके गोल इनके। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। जगते अंगड़ाइयों में, अभी ऊपर क्या था, ऊँघते अनमने जंगल। अभी कवि कह रहे जगते अंगड़ाइयों की, ढोल बज रहे हैं अंदर, तो ढोल बजने से जो है ये जंगल भी अंगड़ाई ले रहे हैं, मतलब उठ रहे हैं, ये जाग रहे हैं। खो खड्डो खाइयों में, घास पागल कास पागल, साल और पलास पागल। अभी तक ये सब चुप थे, लेकिन जैसे ही इसमें जीवन यापन की बात आती है तो ये सब गाने लगते हैं, ये सब पागल हो रहे हैं, झूम रहे हैं मस्ती में। लता पागल, वात पागल, डात पागल, पात पागल। मत मुर्गे और तीतर इन वनों के खूब भीतर, क्षितिज तक फैला हुआ सा, मृत्यु तक मैला हुआ सा, शुद्ध काली लहर वाला, मथित उथित जहर वाला, मेरू वाला शेष वाला, शंभु और सुरेश वाला, एक सागर जानते हो, ठीक वैसे घने जंगल। यहाँ पर जो है हमें कवि किस चीज़ का बता रहा है, ये यहाँ पर जो है समुद्र मंथन की बात हुई है कि जब जो सुमेरु पर्वत है उसको शेषनाग के द्वारा लपेटकर एक तरफ देवतागण और एक तरफ असुर जब उसको मंथन कर रहे थे तो वहाँ से एक जहर विष निकला था। तो उस विष को जो है, विष और अमृत दोनों ही निकले थे। विष को हमारे जो नीलकंठ जी, मतलब शिव जी है, जो जिस कारण से नीलकंठ कहलाए, उन्होंने उस विष को पी लिया था, इसी कारण उनका जो कंठ है वो नीला है। तो उस ही समुद्र मंथन का यहाँ पर जिक्र किया गया है कि ठीक वैसे ही ये घने जंगल है, जिस प्रकार से समुद्र मंथन से विष निकला था लेकिन साथ ही अमृत निकला था, उसी प्रकार से ये जो जंगल है, बेशक से ये जंगल भयानक है, भयावह है, लेकिन ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें जड़ी बूटियाँ, बहुत सारी चीज़ें देते हैं। तो इसी प्रकार से मतलब इसकी विशेषताएं और इसकी जो खामियां हैं, दोनों चीज़ें यहाँ पर कवि हमें बता रहे हैं। नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, धसो इनमें डर नहीं है, मौत का यह घर नहीं है। ऊपर कवि हमें चुनौती दे रहे थे कि धस सको तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें। अभी कवि क्या बोल रहे हैं, धसो इनमें डर नहीं है, मौत का यह घर नहीं है। उतर कर बहते अनेकों, कल कल कथा कहते अनेकों, नदी निर्झर और नाले इन वनों ने गोद पाले। लाख पंछी सो हिरंदल, चांद के कितने किरंदल, झूमते वन फूल फलियाँ, खिल रही अज्ञात कलियाँ। हरित दुर्वा रक्त किसले, पूत पावन पूर्ण रसमय, सतपुड़ा के घने जंगल, लताओं के बने जंगल। इस प्रकार से ये जो लास्ट लाइन है ये भी हम याद रखेंगे, क्योंकि पंक्तियों से भी क्रम हमसे पूछे जा रहे हैं कि खिल रही अज्ञात कलियाँ, हरित दुर्वा
रक्त किसलय पूत पावन पूर्ण रस में पुड़ा के घने जंगल लताओं के बने जंगल। इस प्रकार से हमारी ये कविता कंप्लीट हुई। अब हम अगली कविता की तरफ चलते हैं। अब हम इनकी दूसरी कविता करते हैं, गीत फरोश कविता। गीत फरोश कविता जो इसी काव्य संग्रह में संकलित है, 1956 काव्य संग्रह में संकलित है गीत फरोश कविता। यहाँ पर कवि जो है अपने गीतों को बेचने की बात करता है। कवि जो है मतलब दुखी होकर अपनी कविताओं को बेच रहा है। वो अपनी कविताएं बेचकर खुश नहीं है, लेकिन इनकी जो आर्थिक समस्या इनको झेलनी पड़ती है, उसके कारण जैसे बहन का विवाह भी करना होता है तो ये मन मारकर अपने गीतों को बेचता है। जिस प्रकार से एक फेरी वाला अपने गीत बेचता है तो ये भी अपने गीत बेचने लगते हैं, लेकिन जो है ये अपने गीतों को बेचकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो फिर ये इसी कविता का जो है रचना करते हैं कि कवि क्यों अपनी जो गीत है, जो कविताएं हैं क्यों बेच रहा है, लोग उनको जान सके कि उनकी क्या मजबूरी है कि वो कविताएं बेच रहे हैं। इसलिए वो इस कविता का जो निर्माण या कविता की रचना करते हैं। तो चलिए कविता पढ़ते हैं। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि हाँ मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। जी माल देखिए दाम बताऊँगा। कि जिस प्रकार से एक फेरी वाला होता है, जो कपड़े वाला होता है, वो अपने सामान को बेचता है, कपड़े को बेचता है कि पहले आप देख तो लीजिए फिर माल बताऊँगा, दाम बताऊँगा। जी माल देखिए दाम बताऊँगा, बेकाम नहीं काम बताऊँगा। अगर कोई काम नहीं है तो काम भी बताऊँगा। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। यह गीत सख्त दर्द सर दर्द भुलाएगा, यह गीत पिया को पास बुलाएगा। जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको। अब ये कवि बोल रहा है कि यह गीत पिया को पास बुलाएगा। तो लोग बोलते हैं कि आपको शर्म नहीं आती, आप ऐसे मतलब कविता के बारे में बोल रहे हो। तो ये कवि बोलते हैं कि जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर बाद में अकल जगी मुझको। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, कि लोगों ने तो अपने ईमान तक बेच दिए, मैं तो फिर भी कविता ही बेच रहा हूँ। जी आप न हो सुनकर ज़्यादा हैरान, मैं सोच समझकर आखिर अपने गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। यह गीत सुबह का है गाकर देखे, यह गीत गजब का है ढाकर देखे। यह गीत जरा सुने में लिखा था, यह गीत वहाँ पुणे में लिखा था। अब जो इसमें जगह का नाम आ रहा है वो भी हमें याद रखेंगे, किसका पुणे का जिक्र आया है। यह गीत पहाड़ों पर चढ़ जाता है, यह गीत बढ़ाए से बढ़ जाता है। यह गीत भूख और प्यास भगाता है। जी यह मसान में भूख जगाता है। मसान यानी कि शमशान की, ये जो है मसान शमशान में भी भूख जगा देगा। मेरे जो गीत है वो ऐसे है। यह गीत भुवाली की है हवा हुजूर। भुवाली एक जगह का नाम है, ये है कुमाऊँ रेजिमेंट में जो ये जगह है, वहाँ पर जब लोग बीमार हो जाते हैं तो वहाँ पे जो हवा इतनी शुद्ध होती है कि लोग ठीक होने के लिए वहाँ पे जाते हैं। तो कवि बोल रहे हैं कि यह गीत भुवाली की है हवा हुजूर, कि आप इस गीत को अगर गाकर देखेंगे, खरीदेंगे तो ये आपको यहीं पर जो भुवाली की हवा है उस हवा को जो है महसूस करवाएगा। यह गीत तबीयत की है दवा हुजूर। जी और गीत भी है दिखलाता हूँ। जी सुनना चाहे आप तो गाता हूँ। जी छंद और बेछंद पसंद करे, कि आपको छंदों के गीत चाहिए बिना छंद के, मेरे पास दोनों ही तरह के गीत है। जी अमर गीत है और ये जो तुरंत में मरे, ना बुरा मानने की इसमें क्या बात है। मैं पास रखे हूँ कलम और दवात, इनमें से नहीं भाई नए लिख दूँ, कि मेरे पास कलम और दवात साथ में रखी है। अगर आपको इनमें से पसंद नहीं आया तो मैं अभी तुरंत आपके लिए जो है नए गीत लिख सकता हूँ। मैं नए पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। जी गीत जन्म का लिखूँ मरण का लिखूँ, जी गीत जीत का लिखूँ शरण का लिखूँ। यह गीत रेशमी है, यह खादी का, यह गीत पित्त का है, यह बादी का। यहाँ पर कवि जो है बीमारियों का बात कर रहे हैं कि ये पित्त का रोग है और बादी का। कुछ और डिज़ाइन भी है इल्मी, इल्मी का मतलब होता है ज्ञान, कि मेरे पास ज्ञान के जो गीत भी हैं। यह लीजिए चलती चीज़ नई फिल्मी, यह सोच सोच कर मन मर जाने का गीत, यह दुकान से घर जाने का गीत। जो नहीं दिल लगी कि इसमें क्या बात, मैं लिखता ही रहता हूँ दिन रात। मैं तो तरह तरह के बन जाते हैं गीत, जी रूठ कर मन जाते हैं गीत। जी बहुत देर लग गया
हटाता हूँ ग्राहक की मर्जी, अच्छा जाता हूँ। जब कभी जो जैसे कपड़ा बेचने वाले होते हैं, जब वो हमें कपड़ा दिखाते हैं तो बहुत सारा ढेर लग जाता है, तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं बहुत ढेर लग गया, अब इनको हटाता हूँ और मैं जाता हूँ। लेकिन फिर भी आपको एक अंतिम दिखलाता हूँ, मतलब कि एक अच्छा कपड़ा बचा हुआ है। तो इसी प्रकार से जो है ये भवानी प्रसाद मिश्र जी भी बोलते हैं कि आपको मैं बिल्कुल अंतिम और दिखलाता हूँ, क्या पता आपको यही पसंद आ जाए, या भीतर जाकर कुछ कर पूछ आइए आप। है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप, क्या करूं मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। इस प्रकार से जो कवि है मतलब बताते हैं कि मैं गीत बेच रहा हूँ, कि ये बिल्कुल पाप है मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर होकर, मतलब आर्थिक समस्या उनकी इतनी बढ़ गई है कि उनको गीत बेचने पड़ रहे हैं, वो मजबूर होकर अपने गीतों को बेच रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारी भवानी प्रसाद मिश्र जी की दोनों कविताएं गीत फरोश और सतपुड़ा के जंगल दोनों कविताएं खत्म हुई। धन्यवाद।